डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th के बच्चों को बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप कोई भी वीडियो देखने से पहले उसके पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें, उसके पीछे के लेक्चर को जरूर देखें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि अगर आप पीछे के लेक्चर को देखते हैं तो उसके जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा वो हर वीडियो हर लेक्चर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। तो जब आप उसे देखकर तब इसको देखेंगे तो आपको जैसे एकदम एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएंगी। और डीपीपी को निश्चित रूप से सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि डीपीपी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और उस लेक्चर पर बेस्ड होते हैं। अगर डीपीपी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका एनसीईआरटी पूरी तरह से क्लियर है और साथ ही साथ वो लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। और बच्चों, हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि कोई भी अगर नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और हमारे ऐप माई स्कूल ऐप को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास 10th का जो पिछला हम लोगों ने लेक्चर देखा था उसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन की बात की थी और न्यूट्रिशन में भी हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर चर्चा किया था, डिस्कशन किया था। और आज हम लोग का जो डिस्कशन का टॉपिक है वह है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है बच्चों? तो क्लास 10th, ये क्लास 10th सीबीएसई और लेक्चर 2 चैप्टर 1। तो बच्चों, आज हम लोग का जो डिस्कशन का मेन टॉपिक है उसका नाम क्या है बोलो? उसका नाम है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो टुडे हियर वी डिस्कस अबाउट इन द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ऑटोट्रॉफिक का जस्ट अपोजिट होता है। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता था कि जो ऑर्गेनिज्म था वो क्या था, अपने फूड के लिए किसी पर डिपेंड नहीं था, वो सेल्फ डिपेंडेंट था। वो क्या करते थे? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। वो किसी दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं थे, वो नेचुरल रिसोर्सेस को यूटिलाइज करते हुए अपने फूड मटेरियल को खुद प्रिपेयर कर लेते थे। आपने फोटोसिंथेसिस में इसको अच्छे से समझा और जाना कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले रहे थे, वाटर को सॉइल से ले रहे थे और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के हेल्प से अपने फूड को प्रिपेयर कर ले रहे थे। लेकिन बच्चों, जो है हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। तो हम लोग एक शब्द में यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं बच्चों, जो कि हम लोग पूछते हैं कि आज खाना क्या बनाना है। तो एक्चुअली हम लोग खाना को बनाते नहीं हैं, हम लोग पकाते हैं। बनाना का मतलब होता है फॉर्मेशन, सिंथेसिस। चावल, दाल, ये सब क्या है? ये प्लांट के प्रोडक्ट है, उन्होंने उसे बनाया है, हम अपने स्वाद के हिसाब से पकाते हैं। अब जैसे अगर हमें सब्जी खानी है तो उसमें नमक, हल्दी, तेल, मसाला ये सब अपने हिसाब से डाल के उसको क्या करते, तैयार करते हैं। कोई नहीं तेल मसाला खाता है वो नहीं डालता है। तो हम अपने हिसाब से उसको पका रहे हैं। बनाने का काम जो सिंथेसिस माने होता है, कोई चीज नया रॉ मटेरियल से कोई नया चीज बनाना, और बनाने का काम प्लांट करते हैं, वो सिंथेसाइज करते हैं, हम कुक करते हैं, कुकिंग करते हैं, पकाते हैं। तो बच्चों,
हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये कई तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं, जैसे उस पर हम कुछ पर चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या है तो तुरंत पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला हम लोग लिख रहे हैं, सबसे फर्स्ट क्या लिख रहे हैं बच्चों, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, हर्ब माने होता है छोटे छोटे जो घास भूस होते हैं उनको हर्ब कहता है। अब वोरस माने ईटिंग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म विच ईट डायरेक्टली प्लांट आर इट्स प्रोडक्ट, मतलब प्लांट के लीफ को खाएंगे, फ्रूट को खाएंगे, फ्लावर खाएंगे, स्टेम खाएंगे, मतलब वो अपना भोजन केवल और केवल प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स, डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स, सीधे उनको प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं से प्राप्त करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, हर्बीवोरस। अब आगे हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। अगर आपसे पूछे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप देखते हैं बच्चों, काऊ, गोट, डियर, ये सब क्या है, हर्बीवोरस के एग्जाम्पल है। और बच्चों दूसरा अगर हम लोग देखें तो होता है कार्निवोरस। क्या होता है, कार्निवोरस। कार्निवोरस, कार्निवोरस हम किससे कहते हैं बच्चों, वे दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम मीट, फ्लैश मीट, मतलब वे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपने भोजन को क्या करते हैं बच्चों, ताजा मांस, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का शिकार करेंगे और उसके मांस को खाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस, मतलब जो केवल और केवल मीट खाते हैं, फ्लैश मीट खाते हैं। जैसे लायन, टाइगर, ये क्या है, ये मीट खाते हैं। कभी टाइगर घास नहीं खाता, लायन घास नहीं खाता, तो ये क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, फ्लैश मीट खाते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, कार्निवोरस। कार्निवोरस वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के मीट से या उन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं, उनको किल करेंगे और खा जाएंगे। तो यहां पर क्या है एग्जाम्पल, टाइगर, लायन, ये सब क्या है, कार्निवोरस के एग्जाम्पल हैं। और बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इसको कहते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस माने होता है दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, मतलब वे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड, अपने भोजन को प्लांट से भी प्राप्त कर सकते हैं और एनिमल से भी प्राप्त कर सकते हैं। प्लांट से प्राप्त करने का मतलब है कि जैसे ह्यूमन बीइंग, हम अपने आप को ही देखें, ह्यूमन बीइंग को ही देखें, तो वो क्या खाता है, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, ये सब किससे मिलते हैं, हमको प्लांट से मिलते हैं। चावल भी प्लांट से, दाल भी प्लांट से, सब्जियां भी प्लांट से मिलती हैं, और मतलब गेहूं भी, आटा भी जिससे रोटी बनता है वो भी प्लांट से मिलता है। तो एक तरह से हम प्लांट के प्रोडक्ट को भी खा रहे हैं, और दूसरे जगह मुर्गा, मछली, बकरी, ये सब क्या, इसको भी खा रहे हैं, इनके मीट को भी खा रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म एक ही है, लेकिन वो भोजन दोनों चीजों से ले रहा है, एक तरफ प्लांट प्रोडक्ट भी खा रहा है तो दूसरी तरफ मीट भी खा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जो अपना दोनों से क्या करे, फूड को प्रिपेयर करे, फूड को ऑब्टेन करे, वही क्या कहलाता है, ओमनीवोरस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस का अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या लिख देंगे, पहले ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, और उसके साथ साथ डॉग भी है, कैट भी है,
क्यों? क्योंकि कैट को भी, आप डॉग को भी देखा होगा, रोटी भी खाता है और मीट भी खाता है। कैट भी उसी तरह चूहा भी खा जाती है और रोटी और दूध भी पीती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई? ओमनीवोरस हो गए। आगे बात समझ में? आगे चले। आगे बच्चों फोर्थ हमारा है, इसको हम कहते हैं सेप्रोफाइट। क्या कहते हैं बच्चों? सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब होता है, सेप्रोफाइट किसे कहेंगे? सेप्रोफाइट्स का क्या मतलब है? मतलब वे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डेथ और मतलब मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं। डेथ और डिकेइंग से, सड़े गले मरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उनको हम कहते हैं सेप्रोफाइट। मतलब जो मर गए हैं उनकी बॉडी को सड़ाते हैं, गलाते हैं, उनसे अपना भोजन लेते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट। मतलब इसका अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? फंजाई। क्या लिखोगे? फंजाई। जितने भी फंजाई, मैक्सिमम फंजाई क्या होते हैं? सेप्रोफाइट होते हैं। नॉट ओनली फंजाई, बैक्टीरिया। तो ये सब क्या है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब बच्चों हम लोग क्या देखेंगे कि न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स होते हैं। हम लोग ये जानेंगे न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स होते हैं, न्यूट्रिशन कितने स्टेप में पूरा होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो हम यहां लिख देते हैं स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स होते हैं, अगर इसको हम लोग देखें तो बच्चों 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के। एक को कहते हैं नंबर 1 इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन, और नंबर 5 इजेशन। तो देखो बच्चों ये 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, ये न्यूट्रिशन के 5 स्टेप होते ही होते हैं। तो क्या होता है 5वां स्टेप जिसको कि हम देखेंगे? इसमें सबसे पहले बच्चों इंजेशन के 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप, न्यूट्रिशन के 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है हम आपको बता दें कि इंजेशन का मतलब होता है अपटेक ऑफ फूड मटेरियल इन द माउथ। मतलब जो फूड मटेरियल है उसका माउथ में, मतलब जैसे अगर कोई खाना हम खाना चाह रहे हैं तो उस खाने को केवल हाथों से उठाकर बकल कैविटी में रखना, यही कहलाता है इंजेशन। तो अगर हम इंजेशन को क्या करें, डिफाइन करना चाहें कि इंजेशन क्या होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब सिंपल सा जो फूड मटेरियल है उसको उठाकर बकल कैविटी या मुख गुहा में रखना, ये जो माउथ है इस माउथ में फूड को रखना, यही कहलाता है इंजेशन। और इंजेशन के बाद जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? डाइजेशन।
इसके बाद क्या शुरू होगा, डाइजेशन। तो डाइजेशन में बच्चों क्या होता है कि डाइजेशन का मतलब होता है, अगर डाइजेशन को डिफाइन करना रहे तो कैसे, डाइजेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हम लोगों ने इंजेस्ट किया है, मुंह में रखा है, उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन होता है उसके सिंपलर कंपोनेंट में। और यह ब्रेक डाउन ही, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का जो ब्रेक डाउन हो रहा है, यही ब्रेक डाउन कहलाता है आपका डाइजेशन। क्या कहलाता है, डाइजेशन। तो बच्चों अगर डाइजेशन को डिफाइन करना रहे तो कैसे डिफाइन किया जाएगा, अगर डाइजेशन को अगर हमें बताना रहे कि व्हाट इज डाइजेशन, देन व्हाई इट डिफाइन, फिर इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कह सकते हैं डाइजेशन को द प्रोसेस इन विच द फूड containing large insoluble molecule is broken down into small water soluble molecule which can be absorbed by the body is called digestion। मतलब फूड में जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं, जो वाटर इंसॉल्युबल हैं, उस लार्ज मॉलिक्यूल या उस वाटर इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल का सिंपल फॉर्म में टूटना या वाटर सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में बदलना, जिससे कि हमारी बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके, यही कहलाता है डाइजेशन। और बच्चों जो डाइजेशन होता है वो जनरली 2 टाइप से कंप्लीट होता है। देखो इसमें 2 टाइप्स क्या है, नंबर 1, एक को हम कहते हैं डाइजेशन में, एक को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एक को हम लोग कहते हैं आपका फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल, इसको हम लोग यहां लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखाएगा। डाइजेशन जो होता है ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है आपका फिजिकल डाइजेशन, और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। फिजिकल और केमिकल डाइजेशन। तो जो बच्चों फिजिकल डाइजेशन है, फिजिकल डाइजेशन को हम लोग क्या कहेंगे, क्या होता है फिजिकल डाइजेशन। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमको थोड़ा सा डिफरेंट समझने की जरूरत है कि कब हम फिजिकल डाइजेशन कहेंगे और कब केमिकल डाइजेशन कहेंगे। देखिए एकदम क्लियर, एकदम सिंपल वे में आपको बता रहे हैं, कोई डाउट नहीं रहेगा कि फिजिकल माने होता है जिसमें कोई केमिकल का इन्वॉल्वमेंट ना हो, कूटना, पीसना, चीरना, फाड़ना, ये सब क्या है, फिजिकल एक्टिविटी है। तो हम क्या करते हैं, जब भोजन को मुंह में ले लिए, इंजेक्शन हो गया, तो उसके बाद जो दांत हैं उससे क्या करते हैं, उसको कुतरते हैं, मतलब च्यूइंग करते हैं, चबाना, उसको इंसीजर से चीरना, फाड़ना, पीसना, ये सब क्या है, मतलब दांतों का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, भोजन को चबाना, चीरना, फाड़ना, ये सब जो है, जिससे कि फूड पार्टिकल क्या होते हैं, सिंपल फॉर्म में टूटते हैं। बड़ा सा रोटी का टुकड़ा हमने लिया, उसको दांतों द्वारा चबा चबा कर क्या कर दिया, एकदम सिंपल कर दिया, सिंपल फॉर्म में कर दिया। तो ये जो टीथ की एक्टिविटी से हो रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, दांतों की सहायता से, दांतों के हेल्प से जो भोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ा जा रहा है, जिसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, कोई केमिकल का कोई रोल नहीं है, उस तरह के डाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल डाइजेशन। क्या कहेंगे बच्चों, फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन मतलब जिसमें कोई केमिकल, कोई एंजाइम का रोल न हो। अब फिजिकल डाइजेशन के बाद भोजन जो होता है उसमें सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, सलाइवा मिलाती हैं, और वो जो है, जब सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा में भी कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे माल्टोज, ये सब क्या करते हैं, जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। फिर आता है आपका इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में, वहां प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो ये सब जो डाइजेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, कहते हैं प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है। तो डाइजेशन क्या है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो रहा है, प्रोटीन ब्रेक हो रही है। प्रोटीन का डाइजेशन मतलब प्रोटीन ब्रेक हो गई, टूट रही है।
छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, अमीनो एसिड में। तो यहाँ पर ये सब जो डाइजेशन हो रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक एंजाइम की सहायता से हो रहे हैं। तो ये मतलब द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल एंजाइम। और बच्चों ये एंजाइम की एक्टिविटी से होता है। एंजाइम क्या एक तरह से केमिकल नेचर का है, तो एंजाइम की एक्टिविटी से ये डाइजेशन हो रहा है। तो इस तरह के डाइजेशन को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन क्या हो गई प्यारे बच्चों? कि मतलब डाइजेशन विच टेक प्लेस विद द एक्टिविटी ऑफ सेवरल टाइप ऑफ एंजाइम। वह डाइजेशन जो कि क्या है? या ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल इनटू देयर सिंपलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ digesting enzyme, digesting juice. Such type digestion is known as chemical digestion. ओके, आगे बढ़ा जाए बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट क्या है केमिकल डाइजेशन के बाद? एब्जॉर्प्शन। क्या है बच्चों? एब्जॉर्प्शन। अब हम यहां समझेंगे कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और कैसे होता है। तो जब भोजन डाइजेस्ट हो गया तो वो भोजन चला आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम को लेकर कभी कभी बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई इसका नाम ही स्मॉल है तो छोटा सा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन है तो बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा होगा। लेकिन बच्चों कहानी थोड़ी उल्टी है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये कभी नहीं होता है कि वो छोटा होता है, बल्कि सच्चाई ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 4 गुना बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन आपकी 1.5 मीटर की, 1.5 मीटर की होती है, तो ये आपकी 6 मीटर की होती है, 6 मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तब फिर उसको स्मॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा उसका जो मोटाई होता है, जो वेट्स होता है, वह लार्ज इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है और स्मॉल का कम होता है। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जाता है तो वहां तक जाते जाते जो भोजन होता है बच्चों लगभग पूरा पच जाता है, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में आप देखेंगे जो सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है उसमें तो इंटेस्टाइन होती ही नहीं। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है उस फूड पार्टिकल का सेल द्वारा या बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब होना, वो एब्जॉर्प्शन है। तो जैसे अगर हायर ऑर्गेनिज्म बात करें तो एब्जॉर्प्शन की जो सबसे ज्यादा प्रोसेस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, इसीलिए उतनी लंबी होती है। और एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो इसके लिए उसकी जो वाल होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है स्पेसिफाइड होती है। स्पेसिफाइड कैसे होती है बच्चों? तो उसको देखिए, हम यहां देखते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने 2 पाइप बनाया है। आप देख रहे हैं यहां पर 2 पाइप बनाया है। तो बच्चों यहां पर आप देख ही रहे हैं कि जो 2 पाइप हमने बनाया है इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है आपको। अगर मान लीजिए 1 गिलास पानी हो और उस पानी को इस पाइप पे गिराया जाए तो बताओ इस पाइप से पानी जल्दी निकलेगा कि उसी 1 गिलास पानी को इसमें से गिराया जाए तो किसमें से पानी जल्दी बाहर आएगा? तो प्यारे बच्चों बस एकदम सिंपल सा जवाब है कि इस पाइप से पानी जल्दी बाहर आ जाएगा। पानी का स्पीड जो है इसमें ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एकदम सिंपल सा पाइप है। जबकि ये क्या है? मुड़ा हुआ है, कहीं उभरा है कहीं मुड़ा, इस तरह से है, तो वाटर का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे पानी बाहर जाएगा। तो ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। ठीक इसी तरीके से सेम इसी टाइप से हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी भी वाल होती है। होती क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में छोटे छोटे उभार और धसाव
रिजिड और वेल इस तरह से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये करते क्या हैं कि इसके यहाँ पर बच्चों क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। इस तरह से यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ब्लड वेसल्स मिलेंगी यहाँ। ये इस तरह से जो ब्लड वेसल हैं जो यहाँ गई हैं, तो ये क्या करती हैं, जो फूड मटेरियल आया हुआ है इसमें, उस फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती हैं। यहाँ पर फूड मटेरियल जो है आसानी से, जितना स्पीड धीमा रहेगा तो आसानी से वो क्या करेंगी, एब्जॉर्ब, उसको सोख लेंगे। फूड मटेरियल का जो डाइजेस्टेड पोर्शन है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स, उसको क्या करेंगे, यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम ज़्यादा मिले और सरफेस ज़्यादा मिले, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल इस तरह से होता है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अगर बच्चों एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करना रहे, तब इतना समझने के बाद अगर एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करना रहे तो हाउ यू कैन डिफाइन एब्जॉर्प्शन। कोई बच्चा एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करे, कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो हम कहते हैं द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption। मतलब the process in which the digested food passes through intestinal wall in the blood stream is called absorption। into blood stream is called absorption। मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है उसका इंटेस्टाइनल वॉल में जो ब्लड कैपिलरी हैं उनके द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लेना, उनके द्वारा उनको ले लेना, अपटेक कर लेना, यही कहलाता है एब्जॉर्प्शन। बात समझ में आ गई बच्चों, एब्जॉर्प्शन तक कहानी खत्म हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, एसिमिलेशन क्या होता है। तो अगर हम एसिमिलेशन को देखें तो बच्चों जो फूड मटेरियल हम लोगों ने अपटेक किया है, जो फूड मटेरियल लिया गया है वो क्या है बच्चों, तो देखिए जो फूड मटेरियल अपटेक किया गया है या जो लिया गया है फूड मटेरियल, उस फूड मटेरियल का अब अगले टॉपिक पे क्या होता है, एसिमिलेशन होता है अगले स्टेप में। तो एसिमिलेशन क्या होता है बच्चों, जैसे ये जो फूड है ब्लड कैपिलरी ने लिया यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल से, जब वो इस फूड को लेती हैं तो फूड को लेने के बाद क्या होता है बच्चों कि अब ये तो ब्लड कैपिलरी में आ गई। अब ब्लड कैपिलरी क्या करेगी, उस फूड मटेरियल को लेकर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगी। ब्लड का क्या है, सर्कुलेशन करना, पूरे बॉडी में हो जाएगी, हाथ पैर सिर ब्रेन आंख कान नाक हर जगह जाएगी। तो जब वो हर जगह जाएगी तो जिस जगह के सेल को जितनी जरूरत होगी वो उस ब्लड कैपिलरी से ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज दैट कि हम दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते समय हमारी जो पैर की मसल्स होंगी या पैर की जो सेल्स होंगी उनको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो बहुत तेजी से वर्क कर रही हैं, उनमें वर्क हो रहा है, तो क्या जरूरत होगी, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ब्लड कैपिलरी से करेंगे क्या, उस फूड पार्टिकल को ज्यादा अमाउंट में क्या करेंगे, लेंगे जिसकी जरूरत है, और लेने के बाद या तो उनका ग्रोथ होगा, या तो डेवलपमेंट होगा, या तो रिपेयर होगा, या तो एनर्जी अपटेक करेंगे। मतलब जो भी उनको करना है उससे बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, इस तरह की चीजें वहां पर परफॉर्म होंगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऑर्गेनिज्म या सेल की साइज बढ़ेगी, उसका डेवलपमेंट होगा। तो एसिमिलेशन क्या है, जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है उसका बॉडी में यूज हो जाना, बॉडी में उस तरह से उसका क्या हो जाना, यूजअप हो जाना, यही क्या कहलाता है बच्चों, एसिमिलेशन कहलाता है। मतलब अगर एसिमिलेशन को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे,
हाउ वी कैन डिफाइन एसिमिलेशन। हाँ तो बच्चों हम लोग क्या देखे थे, एब्जॉर्प्शन तक हम लोगों ने देख लिया था। एसिमिलेशन हम लोग को समझना था कि एसिमिलेशन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, एसिमिलेशन क्या होता है, आप लोगों ने देखा कि एसिमिलेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एसिमिलेशन क्या होता है बच्चों, एसिमिलेशन को अगर डिफाइन करना रहे तो द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ डेवलपमेंट इज कॉल्ड या नोन एज एसिमिलेशन। मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है, जो एब्जॉर्ब हो चुका है और एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी के सेल द्वारा उनका ग्रोथ डेवलपमेंट या रिपेयर या एनर्जी के अपटेक में यूज हो जाना, यही क्या कहलाता है बच्चों, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है कि जो फूड मटेरियल है जो एब्जॉर्ब हुआ है उसका बॉडी या उसके सेल द्वारा क्या है, ग्रोथ डेवलपमेंट या एनर्जी या रिपेयर के लिए यूज अप होना, यही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। तो उसके बाद हमारा 5th टॉपिक है ईजेशन। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे कि ईजेशन क्या होता है। तो जो भी फूड मटेरियल हम लोग अपटेक करते हैं, जो भी फूड मटेरियल अपटेक करते हैं, वो सारा का सारा फूड मटेरियल हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, बल्कि कुछ फूड मटेरियल ऐसे भी, फूड मटेरियल के कुछ पोर्शन ऐसे भी होते हैं जो वेस्ट के रूप में बच जाते हैं, और वो वेस्ट के रूप में जो बच जाते हैं उनको हमारी बॉडी से रिमूव होना बहुत जरूरी है। मतलब हमारी बॉडी से उनका बाहर आना जरूरी है। अनडाइजेस्टेड जो फूड है, तो ये क्या है, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ईजेशन। मतलब जैसे वो क्या होता है, एनस के थ्रू वो बाथरूम के समय जो है ये क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो एनस के थ्रू। तो बच्चों ईजेशन क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है या जो वेस्ट टाइप है उनका बॉडी सिस्टम से बाहर होना बाय एनस, ये क्या कहलाएगा, ईजेशन। तो बच्चों न्यूट्रिशन के जो 5 स्टेप थे उसके बारे में आप लोगों ने जाना। ईजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है और ईजेशन क्या होता है। ये 5 को आपने समझा, 5 स्टेप्स आपने जान लिया। अब नेक्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि अमीबा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। आपको 2 जगह डाइजेशन पढ़ना है एनसीईआरटी के हिसाब से, एक अमीबा में और दूसरा ह्यूमन बीइंग में। तो आइए हम थोड़ा अमीबा में पढ़ते हैं, देखते हैं और इन 5 स्टेप को भी देखते हैं। 5 स्टेप जो है अमीबा में भी होगा और ह्यूमन बीइंग में भी होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख रहे हैं डायग्राम नंबर 1, ये इंजेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अमीबा का कोई निश्चित शेप नहीं होता, कोई एक डिफिनिट शेप नहीं होता है कि अमीबा का ऐसा ही शेप है। जैसे हम लोग का एक शेप है कि इस व्यक्ति का ऐसा चेहरा है ऐसा, लेकिन ये अपने चेहरे को हमेशा बदलता रहता, अपने बॉडी के शेप को हमेशा चेंज करता रहता। और क्या करता है, जैसे मान लीजिए इसको कोई फूड पार्टिकल अगर मिला तो ये उसके चारों तरफ, अब उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे घेरा बनाती है, एक जो उभार टाइप डेवलप होता है, इसको हम कहते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया है ये, सीडोपोडिया लोकोमोशन और फूड मटेरियल को पकड़ने में, दोनों में मदद करती है, हेल्प करती है। तो क्या होता है, इस फूड मटेरियल के चारों तरफ ये देख रहे हैं घेरा टाइप बनाता है, और लास्ट में ये जो है ऐसे दोनों मिल जाएंगे तो ये एक पाउच के अंदर बंद हो जाता है। और इस जिस पाउच के अंदर फूड मटेरियल बंद होता है उसे कहते हैं फूड वैक्यूल्स। अब ये फूड वैक्यूल जो है अमीबा के साइटोप्लाज्म में चला गया, तो जब साइटोप्लाज्म में जाएगा तो डिफरेंट तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम, आप यहाँ देख रहे हैं अंदर जा रहे हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, ये एंजाइम इंटर करते हैं। एंजाइम इंटरिंग फूड वैक्यूल्स, जो एंजाइम होते हैं वो फूड वैक्यूल्स में क्या करेंगे, इंटर करेंगे, उसके अंदर जाएंगे।
और जब अंदर जाएंगे तो ये जो फूड मटेरियल आपको दिख रहा है, इस फूड मटेरियल को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, गला देंगे। तो अभी का जो ये फूड मटेरियल आपको यहाँ दिख रहा है इतना बड़ा, ये देखिए यहाँ पर डाइजेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर फूड मटेरियल का को ब्रेक डाउन करना डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन हो गया तो पाउच में जब डाइजेस्टेड हो गया तो इसका उस सेल के हर जगह उसको डिफ्यूज होना चाहिए ताकि सेल उसका प्रॉपरली क्या करे, यूज कर ले। तो अब इसमें से जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो क्या करता है, डिफ्यूज आउट, वो क्या करता है उसमें से बाहर आएगा। और जब डिफ्यूज आउट होगा, इसमें से जब बाहर आएगा तो वो क्या करेगा, सेल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और ये फिनोमेना क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन। यहां आप देख रहे हैं बाइसाइकिल से यहाँ पर एरो दिखा रहा है कि फूड मटेरियल बाहर आ रहा है और एब्जॉर्प्शन हो गया। और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां देखिए कि जब एब्जॉर्प्शन हो गया तो अब एसिमिलेशन में हमने आपको अभी बताया कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर ये सारी चीजें होती हैं। तो जब फूड मटेरियल को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अमीबा में क्या होगा, ग्रोथ शो करता है, उसकी साइज बड़ी हो जाती है। तो देखिए अमीबा क्या हुआ, ग्रोथ हो गया, इसको हम कहेंगे एसिमिलेशन, मतलब अमीबा के ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया। अब क्या है, कुछ फूड मटेरियल ऐसा भी बचेगा जो कि अनडाइजेस्टेड होगा। तो अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल है वो जैसे ही इसके मेम्ब्रेन्स के टच में आता है, अमीबा में बच्चों कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, कोई ऐसा आर्गन नहीं होता जो इजेशन के लिए स्पेसिफिक हो। जैसे हम लोग में एनस है तो एनस से बाहर आएगा, तो इसमें ये कोई ऐसा नहीं होता। ये क्या होगा, जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसके मेम्ब्रेन से कहीं अगर टच में आएगा तो मेम्ब्रेन वहां ब्रस्ट करती है और वो तुरंत वो बाहर चला जाता है, फिर मेम्ब्रेन जुड़ जाती है। इस तरह का नेचर होता है इनमें। रीजनरेशन की क्षमता, रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है इसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ये क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड, अचानक क्या अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट। जब वहां छोटा सा फटता है तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो तुरंत क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, थ्रोन आउट, और इस तरह से इजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब आपने आज के क्लास में बच्चों क्या देखा, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, उसमें उसके टाइप्स को देखा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, सेप्रोफाइट को देखा। फिर आपने न्यूट्रिशन के पांचों स्टेप को समझा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। और देन बच्चों आप लोगों ने अमीबा में न्यूट्रिशन को देखा कि कैसे इसमें इंजेशन हो रहा है, कैसे डाइजेशन हो रहा है, कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैसे एसिमिलेशन हो रहा है और कैसे इजेशन हो रहा है। तो बच्चों आपने इसके पांचों स्टेप देखे और एग्जाम्पल में आपने अमीबा को देख लिए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई डाउट होगी तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और बच्चों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।